अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो बहुत हसास भी है और एक दर्द लेवा भी है। दर्द इसलिए कि हमारे यहाँ कोई भी इदारा वो काम नहीं कर रहा जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए हो। इदारे तो हमेशा अच्छे बनते हैं, लोगों की फलाही के कामों के लिए बनते हैं और लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए बनते हैं, लेकिन उन इदारों में जो बैठे हुए बाइख्तियार लोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं। आज हम आपको एक बात बताएं, 29 अक्टूबर 1946 ओरिएंट एयरलाइन के नाम से हमारी PIA बनी। PIA को हम देखते हैं तो अगर हम शुरुआत की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन उसके साथ साथ फिर इसमें बहुत सी खामियां होने लगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रही। फिर उसके बाद अगर हम आज के दौर में देखें तो इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसका नाम है इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान, उसमें क्या हो रहा है, किस तरह से उसका नाम बदनाम हुआ और अब जो मामलात हैं वहाँ पे वो हैं मुलाजमीन के। तकरीबन हम ये समझते हैं कि इस वक्त जितनी बेरोज़गारी PIA से की गई, इसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो वहाँ से हमारे जो पायलट थे उनके हवाले से एक बहुत प्रोपेगेंडा किया गया और बहुत से पायलट्स को निकाला गया, उसके बाद एयर होस्टेस को निकाला गया। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इस इदारे के, इंटरनेशनल एयरलाइन के, वहाँ से मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं, उनको VSS क्यों दिया गया, इस पे हम आज बात करेंगे। क्योंकि बेरोज़गारी वैसे ही हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा है, मज़ीद अगर इदारों से लोगों को निकाला जाएगा तो यकीनन करप्शन में भी इजाफ़ा होगा और यानी कि वो भी फैलेगी, हंगामा आराई भी फैलेगी। हमारी हुकूमतों का काम है कि इस तरफ तवज्जो दे। तो इस वक्त हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट, हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अख्तर उल इस्लाम साहब, जो कि VSS के सदर हैं और एसोसिएशन है ये, और उनके ये काम कर रहे हैं इसी हवाले से जिन मुलाजमीन को बेरोज़गार किया गया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। और इनके साथ ही मौजूद है सैयद अशरफ साहब, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी भी मुलाजमत से इनको फ़ारिग कर दिया गया और आजकल बेरोज़गार हैं। और यकीनन बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं, बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जिनके घर के चूल्हे भी ठंडे हैं। तो इसी मौजू पे हम बात करेंगे। अख्तर उल इस्लाम साहब, आज भी आपने एहतजाज किया और प्रेस क्लब पे आपने एहतजाज किया, क्या मुतालबात हैं आपके, आप क्या चाहते हैं और क्यों आपको इस तरह से नौकरी से बेदखल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं VNS चैनल का, HD चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका कि आपने मैं यहाँ मदऊ किया अपना इस मौक़िफ़ को पेश करने के लिए। देखिए, हमारा जो सबसे अव्वलीन मुतालबा ये है कि जो VSS जो स्कीम थी, इसका नाम था रज़ाकाराना स्कीम, यानी आप वॉलंटरी तौर पे अपने आप को PIA से अलहदा कर लें। और ये स्कीम दी गई 7 दिसंबर 2020 को और एक एडमिन ऑर्डर निकाला गया। उसके ज़रिए इन्होंने जो पिछली इमरान खान की गवर्नमेंट थी, वो इमरान खान की गवर्नमेंट में ये हुआ कि उन्होंने इदारों में, क्योंकि उनके पास स्किल्ड लोग नहीं थे, कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे इदारों से ला के और डेपुटेशन पर ला के लोगों को ला के इदारों में बैठाया, उनको सरबराह बनाया। और उनकी इनकॉम्पिटेंसी यानी उनकी ना तजुर्बेकारी की वजह से आज PIA का यह हाल है कि 1 साल का खसारा जो PIA ने 2021 में किया 51 अरब रुपये किया है। तो जो अरशद मलिक साहब थे उनको वो लेकर आए वहाँ पे PIA में अक्टूबर 2018 में। उन्होंने, उनका जो तजुर्बा था वो सिर्फ एयरफोर्स का था, PIA का कोई कमर्शियल एयरलाइन चलाने का तजुर्बा नहीं था।
उन्होंने आते के साथ ही मुलाजमीन के साथ ज्यादती शुरू कर दी उनको, और अपने साथ वो खुद तो आए लेकिन 10 से 12 एयरफोर्स के अफसरों को, हाजिर सर्विस अफसरों को भी वो लेकर साथ आए। फिर उन्होंने इदारे को जिस तरह चलाया वो सबके सामने और आज आपके सामने। तो हमारा मुतालबा सिर्फ इस हुकूमत से है, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो अवामी हुकूमत है। मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले भी हुकूमतों में रहे हैं माशाल्लाह, और उनको हुकूमत चलाने का तजुर्बा है, इदारों को भी चलाने का तजुर्बा है। तो हमारा मुतालबा इनसे ये है कि जब ये अपोजिशन में थे तो इन्होंने यही कहा था कि सेलेक्टेड इमरान खान गवर्नमेंट सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, नाजायज़ गवर्नमेंट है और जाली गवर्नमेंट है। अच्छा, आपके कितने मुलाजमीन को, कराची की सिर्फ मैं बात नहीं, पूरे पाकिस्तान से 1924 लोगों को फारिग किया गया। 1924 तकरीबन 2000 लोगों को फारिग किया गया। अच्छा देखिए, आपने बात की है इस्लामाबाद की, आपने बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और यकीनन आपको उनसे कुछ उम्मीदें सी वाबस्ता हैं। तो इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, अजीज़ अहमद आरइन साहब। अजीज़ अहमद आरइन साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अजीज़ साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं अख्तरुल इस्लाम साहब, जो सदर हैं VSS के एसोसिएशन के। सर, इनको मुलाजमत से इनको फारिग किया गया, कि आपके इल्म में क्या है कि मकसद इनको मुलाजमतों से क्यों फारिग किया गया, इसकी वजूहात क्या थी कि ये बेरोजगारी मजीद बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से। और मेरी तो ये है कि मैं शुक्रगुजार टीवी का, इस चैनल का, वीनस चैनल का, और जनाब मोहतरम हमारे शहजाद साहब के, आसिफ शर्मिला साहब के, जी मैं बात कर रहा हूँ, इन VSS वालों को सुना और इनकी आवाज ऐवानों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी उठाई। खुदावंद करीम आपको खुश रखे और बहुत शुक्रिया कि आपने लाइन पे लिया मुझे। आपने सवाल किया है कि जी कि इनको क्यों किया गया। पहली गुजारिश ये है कि VSS किसे कहते हैं? जी, VSS जो है ये एक, उर्दू में बात करें तो रजाकाराना स्कीम है। क्या ये रजाकाराना स्कीम है? जब वक्त की जो गवर्नमेंट थी PTI की, इमरानी हुकूमत ने ये मंसूबा बनाया कि PIA से लोगों को फारिग करना है, उन्होंने एक स्कीम निकाली जिसको VSS का नाम दिया, यानी रजाकाराना एक स्कीम है। लेकिन जब उन्होंने स्कीम निकाली और उसके साथ उन्होंने जब कहा कि लोग अप्लाई करें रजाकाराना स्कीम के लिए, तो लोग नहीं आए, मजदूर इस तरफ नहीं आए स्कीम की तरफ। और फिर क्या हुआ कि तुम जाति देखे, दूसरे दिन ही ट्रांसफर कितनी की पाकिस्तान के अंदर एक तारीख लिखी गई है, तो इनमें 700 लोग। अजीजुल रहमान आरइन साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ठीक है, गुज़िश्ता जो हुकूमत गई है, जो कि PTI की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो इस वक्त आप इनकी बेरोज़गारी के हवाले से क्या करें? अगर ये जायज़ हैं और इनके मुतालबात जायज़ हैं तो आप इसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी आवाज इनके लिए उठाई जा रही है। अपने क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह इनकी सरपरस्ती भी करेगी
और सर्विस भी वापस कराएगी। और इसका एक सबूत दे देता हूँ आपको जी। मजदूर जो है ये लेबर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लेबर विंग सूबा सिंध की इनके शाना बशाना करते हैं, इनके साथ चल रही है। हमारे सिंध के सदर मुनव्वर रजा साहब, कराची के सदर जनाब मोहतरम इखलाक हाशमी साहब और जनाब सेक्रेटरी जनरल लेबर विंग कराची जो है महबूब इलाही साहब इनके साथ खड़े हैं। अगर मुस्लिम लीग नून उनको न कहे तो वो खड़े साथ न होते। इसका ये सबूत है कि मुस्लिम लीग नून इन लोगों की बेजारो मददगार नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी। और एक इमरानी हुकूमत ने ये सियासी इंतकामी कार्रवाई की है। बिल्कुल। पहला तो एक लिस्ट उठाकर देखी जाए कि पहले जो 700 लोग थे उसमें अक्सरियत किसकी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग के साथ क्यों की है? और अब इस वक्त देखा जाए टोटल जो लोग हमारे गए हैं इसमें निकाले गए हैं तो उसमें आप देख लें कि अक्सरियत किसकी है। अच्छा सर, अजीज़ साहब, मैं ये जानना चाहूँगा हमारे साथ, क्योंकि इसको जो चला रहे हैं और ये रज़ाकाराना यूनियन जो है, एसोसिएशन कह लें, तो इसके जो चला रहे हैं वो अख्तरुल इस्लाम साहब चला रहे हैं। अख्तरुल इस्लाम साहब, आपने इसके लिए कोई केस वगैरह किया? सर बिल्कुल, हम कोर्ट्स पे गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहला हमने केस किया सितंबर 2021 में, लेकिन उसमें हमारा रिलीफ अभी नहीं मिला, वो पेंडिंग में चल रही है। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी हमारे केसेस चल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि असल में बात ये कोर्ट्स तो हम, आपको पता है कोर्ट्स का मामला ज़रा लंबा होता है, वो चलता रहता है। लेकिन क्योंकि मुलाजमीन जो है हमारे, उनकी हालात बहुत ज़्यादा, 30 लोग हमारे इस दौरान इस 20 महीने के अंदर इंतकाल कर चुके हैं और सब जो इंतकाल कर गए हैं वो माशी हालत की वजह से। अब उनके पास ना मेडिकल है, यानी सेहत की कोई सहूलत मौजूद नहीं, उनके पास, बच्चों के पास तालीम के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे आऊँगा, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। अजीज़ अहमद आराइन साहब, इन्होंने कोर्ट में भी केस किया हुआ है जैसा कि इन्होंने बताया, तो आप क्योंकि इस्लामाबाद की कोर्ट में इन्होंने केस किया हुआ है, तो उसकी तरफ आप क्या तवज्जो देंगे और क्या करेंगे उसके हवाले से? पहली तो गुजारिश कि इन्होंने किया हुआ है केस, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो लीगल सेक्शन है हमारी, लीगल एक्सपर्ट है, इसकी पैरवी करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। मेरी दरख्वास्त आपके तवज्जुह से कर रहा हूँ और अपनी इस गवर्नमेंट को, इनको निकाला है पाकिस्तान पीटीआई ने, पीटीआई की हुकूमत ने, इमरानी हुकूमत ने सियासी बुनियादों पे निकाला है। मैं अपनी तरफ से, अपने अदना सा कारकुन होने के हैसियत से अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये अपील करता हूँ कि इन लोगों को जल्द से जल्द बहाल कराया जाए। जी, अजीज अहमद आराइन साहब, आपका पॉइंट आ गया है और आप टेलीफोन लाइन पे आए, आपने अपना वक्त दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, यूँ गए हम ब्रेक से और आए और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे अजीज़ अहमद आराइन साहब से, जो कि इस्लामाबाद में हैं और रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने PIA से जो निकाले गए मज़दूर और जो वहाँ के मुलाजमीन थे, उनको बड़ा दिलासा दिया है कि हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह जो नाइंसाफ़ियाँ आपके साथ हुई हैं, हम यकीनन उसकी तरफ देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपने कोर्ट में भी केस किए हैं जी जी, और जाहिर है कि मुलाजमीन की आप एक आवाज़ बन रहे हैं, तो आज आपने एहतजाज भी किया। तो ये एहतजाज आपका यही तक महदूद है या इसका मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे आप? नहीं, जैसा कि अभी आपने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की बात सुनी, इस तरह हमारे पास जो है
जो हमारे अखलाक हाशमी साहब हैं वो भी हमारे से, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के यहाँ के सिंध के हैं। इसी तरह मुनव्वर रज़ा साहब हैं, वो भी सिंध के सदर हैं यहाँ के लेबर विंग के, मुस्लिम लीग नून के। महबूब अलाई साहब हैं, और इनकी जो आला क़यादत है, तो उनसे उनकी बातचीत चल रही है। अल्लाह ताला ने चाहा और अल्लाह के फजल करम से तो हमें ये काफ़ी मतलब मुज़ाकरात हो रहे हैं, मतलब हाँ, और अभी कोई हल नहीं निकला है। अच्छा, मैं आऊँगा सैयद शरीफ अशरफ साहब आपकी तरफ से कि आप मुलाजिम थे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो आपको भी नौकरी से फारिग किया गया, तो इसकी वजूहात क्या थी और आपकी नौकरी बाकी थी या रिटायरमेंट का वक्त आ गया था? अस्सलाम वालेकुम। मेरी नौकरी अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल 6 महीने की हुई थी और 17 साल 8 महीने की बाकी थी, मगर वही पूरी डिटेल अख्तर भाई ने बताया जैसा कि आप लोगों को इल्म है, और 12 हम हाईलाइट कर चुके हैं कि हमने नौकरी अपनी खुशी से नहीं छोड़ी है। इतनी पैनिक मचाई थी, ये लेटर वो लेटर, ये कर देंगे वो कर देंगे, से नहीं छोड़ता। बिल्कुल, तो वजह इसकी यही थी। आप लोगों में भी बहुत से ऐसे थे जो तमाम मराहत ले रहे थे लेकिन ड्यूटियों पे नहीं आ रहे थे। जो लोग मराहत ले रहे थे ड्यूटियों पे नहीं आ रहे थे, ये मैनेजमेंट का काम है इसको मैनेज करना कि अपने उस स्टाफ को कैसे नौकरी करवाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को भी निकाल दें जो रोज़ नौकरियों पे जा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, अपने टाइम पे जा रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं। आप उनको तो कुछ नहीं कर सके। इसकी स्क्रूटनी कैसे होगी, इसको कैसे देखा जाएगा? इसकी स्क्रूटनी तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती थी ना कि स्क्रूटनी करे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ये तो नहीं हो सकता था ना कि जो आ रहा है आप उसको लेटर थमाएं और फारिग कर दें, पैनिक मचाएं, और आप जो है ना वो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ किस्म के लेटर निकालें। मैं आपकी एक तवज्जो जो है ना एक बहुत ही अहम पॉइंट पे करवाना चाहता हूँ। सदारती ऑर्डिनेंस जो PIA के लिए लिखा गया है, जब PIA C से PIA CL बनने जा रहा था, उसका एक सदारती ऑर्डिनेंस लिखा गया था। उसमें ये बात साफ लिखी हुई है कि PIA में जिसकी सर्विस 25 या 20 साल ऐसी है कि ना हो, उसको कोई स्कीम नहीं दी जा सकती। यहाँ पे हमारे यहाँ ये आर्टिकल है, बिल्कुल सदारती ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस ये जारी हुआ है जी, बिल्कुल। और अच्छा, उसकी इन्होंने वायलेशन की है कानून की। अच्छा, अभी हम मज़ीद आपसे आगे बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास सरदार नज़ाकत अली साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सरदार नज़ाकत अली साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। सरदार नज़ाकत साहब, ये क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त जो है वो बरसर इक़्तिदार है, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि PIA से लोगों को निकाला गया और बेरोज़गार किया गया, इंजीनियर वहाँ से निकाले गए, पायलट निकाले गए, और बहुत से मज़दूर जो वहाँ पे जो बेचारे सामान उठाया करते थे उनको भी निकाला गया। इस हवाले से आपकी पार्टी या आप क्या कहेंगे? देखें, बहुत शुक्रिया। पहली बात है कि ये जो PIA के लोगों को निकाला गया है, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में डिसीजन हुआ है और उसी मैनेजमेंट ने ये सारा काम किया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस दौर के अंदर भी किसी तरह की इस तरह की उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इस पे इनिशिएटिव लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान के जो मिडिल क्लास तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी बात करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो इश्यूज आपने रेज किए, इसमें हमारी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इनिशिएटिव लेगी। लेकिन जो PIA के दोस्त हमारे यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए, उनको पता होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जब मुल्क के प्रेसिडेंट थे तो उसमें PIA के मुलाजमीन को किस तरह फैसिलिटेट किया, को किस तरह रेगुलाइज किया गया, ये इन सब दोस्तों को पता है। और मैं समझता हूँ कि ये दोस्त जितने हमारे PIA के लोग हैं, ये आस उम्मीद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान के जो मुलाजमत पेशा तबका है, जो एम्प्लॉइज है, उनका ख्याल रखती है। और मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि अगर इस दौर में शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो इस तरह की चीजें हुई हैं, उसको क्लैरिफाई भी होना चाहिए और इस पे हमारी लीडरशिप इंशाल्लाह इनिशिएटिव लेगी। अच्छा, हमारे साथ जो मौजूद हैं अख्तर इस्लाम साहब हैं और ये रज़ाकाराना यूनियन एसोसिएशन कह लीजिए उसके सदर हैं। इन्होंने बताया कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपना एक केस दाखिल किया है
और उस पर भी अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हो सका है। और यहाँ हमारे जो मज़दूर थे, जो मुलाजमीन थे, उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं और वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं। उसके लिए भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया है और इस वक्त ये आलम है कि हम क्या करें। और आज भी इन्होंने प्रेस क्लब पे बहुत बड़ा एहतजाज किया, इसके हवाले से आप इनको क्या कहेंगे? देखिए, आज इनका जो प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको अप्रिशिएट करती है। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं और हम समझते हैं कि एहतजाज का हक सबको होना चाहिए। और जिस तरह आज इन्होंने ये इशू रेज किया है और आपके चैनल पे भी अभी बात हो रही है, मुख्तलिफ चैनल के ऊपर मैं देख रहा था कि टिकट वगैरह भी चल रहे थे, और जो प्रेस क्लब पे इन्होंने एक जानदार प्रोटेस्ट किया है, उसकी वजह से इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है उस पर इनिशिएटिव लेगी। लेकिन जो इमरान खान साहब ने PIA के लोगों के साथ किया है वो भी इनके सामने है। हम तो अपनी जिम्मेदारियां पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी की है, और जिस तरह PIA के लोगों को पीपल्स पार्टी ने उनके जो हक था उनको दिलाया है, और आइंदा भी अगर कोई देगा पाकिस्तान के अंदर तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह इस पे इनिशिएटिव। सर इस वक्त क्योंकि ये जो इश्यूज रेज हुए हैं, जो इश्यूज उसकी वजह से आज पाकिस्तान के लोग कम से कम इस चीज पे बात तो कर रहे हैं कि जो PIA के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और जो ज्यादती हुई है उसके ऊपर बात भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस पे शाबाश। मगर एक चीज देखने में आज नहीं आई है कि पीपल्स यूनिटी जो आपकी है इसी इदारे में है, उसके नुमाइंदे वहां पे नजर नहीं आए सर। देखिए एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि पीपल यूनिटी के लोग क्यों नहीं आए, और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मजदूरों की बात होगी तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ही मजदूरों की जमात है। बेसिकली जो पिसा हुआ तबका है पाकिस्तान के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है। तो मैं इसमें मुझे आइडिया नहीं है कि पीपल्स यूनिटी वालों ने क्यों शिरकत नहीं की, और मैं इस पे अपने पीपल यूनिटी के दोस्तों से भी बात करूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि PIA के अंदर जितने भी अगर जिस तरह की ज्यादतियां आपने बताई हैं और जो हमारे दोस्त बात कर रहे थे ये हो रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने PIA के एम्प्लॉइज के साथ खड़ी होगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सदर नज़ाकत साहब, आपने हमें वक्त दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी अख्तरुल इस्लाम साहब, जैसे कि सरदार नज़ाकत साहब थे, क्योंकि एक रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो आज आपने उनसे रब्ता किया था पीपल्स यूनिटी वालों से? देखिए, हमारा पीपल्स यूनिटी के जो सदर हैं इस्लामाबाद के जनाब रमज़ान लगारी साहब, जी, उन्होंने हमें यकीन दिलाया और 3 से 4 महीने में उन्होंने यकीन, और दोबारा भी रेफरेंडम हुआ तो यूनिटी ही जीत कर आई है, और वही CBS का जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट PIA में है वो पीपल्स यूनिटी है। तो रमज़ान लगारी साहब ने हमसे वादा किया हुआ है कि उनकी बात सैयद खुर्शीद शाह साहब से हो गई इस मसले पे, लेकिन उनकी एक मीटिंग होनी है तो उसमें ये फाइनलाइज होगी और वो फिर वो साद रफ़ीक साहब से इस मसले को रखेंगे या प्राइम मिनिस्टर साहब के पास रखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात वाज़ेह तौर पे वाज़ेह कर दूँ कि हम अब रुकेंगे नहीं, हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा, और हम आगे अगर पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि हमारा इस्लामाबाद में भी साथी आज उन्होंने इस्लामाबाद में भी अच्छा प्रोटेस्ट किया है, पेशावर में भी प्रोटेस्ट हुआ है, नवाबशाह में भी हुआ है, तो अब ये क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, और इसमें जो मैंने आपको बताया इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो निकाला है, जो रज़ाकाराना स्कीम के नाम पे लोगों को जबरी तौर पे जो निकाला है, उसकी वजूहत यही थी कि ये लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भर्ती हुए थे और यही उन पर इल्ज़ाम था कि ये उनके वर्कर्स हैं। लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप उनकी बेस पे लोगों को बेरोजगार कर दें, उनसे दो वक्त। आपका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से है या आप वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं सियासी पार्टी के हवाले से? मैं तो वहाँ पे इतना बड़ा काम हो जाए, मैं तो इस इदारे को उनकी खिदमत कर रहा था। मैंने 30 करोड़ रुपए कमा के 2 साल में दिए 2019 और 20 में, ये रिकॉर्ड पे है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हमारे PIA का रेवेन्यू उसके पास आप चेक करा, मैंने कार्गो से जहाँ पे कोई रेवेन्यू नहीं मिलता था, मैंने 30 करोड़ रुपए 2 सालों में कमा के दिए। और कार्गो को, वो डोमेस्टिक कार्गो को मैंने ऐसा कर दिया था कि वहां पे अब रेवेन्यू बढ़ रहा था। कोविड के दौरान 2019 में 18 करोड़ कमा के दिए, और फिर 2020 में जब मजीद कोविड जो था
पीक पे चला गया तो मैंने 12 करोड़ कमा के दिए, तो उसके बावजूद भी जबरी तौर पे मेरा ही ट्रांसफर किया। मेरा ट्रांसफर इस तरह हुआ कि 29 दिसंबर को दोपहर को मेरा लेटर निकलता है और कहा जाता है 30 तारीख का आप अपनी फैमिली के साथ वहां ज्वाइन करें, और कोई अलाउंस नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी फैमिली यहाँ पे, मेरी वालदा जो है वो पैरालाइज है, मैं नहीं जा सकता था, तो उन्होंने यही ऑप्शन दिया कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी नौकरी जाएगी या फिर आप ये करें। अच्छा, हमारी इत्तलात के मुताबिक ये है कि जो लोग जबरी तौर पे वो ले रहे हैं तो उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो नहीं मांग रहे और ये कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे ये रिटायरमेंट, तो उनको घरों पे हिरासा किया जा रहा है या कुछ इस टाइप की बात सुनने में आई है, कुछ है ऐसा? नहीं, दूसरी केसेस है, वो दूसरी वो है। देखिए, ये तो वॉलंटरी सेपरेशन, वो कुछ लोग ऐसे थे, 169 लोग थे जिनकी डिग्रियां पहले फेक थी, लेकिन मैनेजमेंट ने खुद उनको टाइम दिया कि आप 2 साल के अंदर अपनी डिग्री को सही कर लें। जब वो बेचारे डिग्रियां अपनी सही करके लाए तो उनको निकाल दिया गया, इससे पहले कोर्ट के उससे वही इन्होंने इसी गवर्नमेंट ने निकाला है, इमरान खान की गवर्नमेंट ने। लेकिन वो उनके साथ ज्यादती ये हुई कि वो अपनी डिग्रियां उन्होंने जब उन्होंने इजाजत दी मैनेजमेंट ने कि आप अपनी डिग्रियां 2 साल के अंदर सही कर लें, वो बेचारे लोअर कैडर के लोग थे, यानी वो कोई अपना कोई लोडर था, कोई अपना मशीनिस्ट, मतलब इस तरह ऑपरेटर टाइप के लोग थे। 8वीं क्लास उस वक्त वो कहते थे ना, वो आपका मिडिल पास रिक्वायर्ड थी, लेकिन उन्होंने अपना मैट्रिक प्रमोशन के सिलसिले में उन्होंने अपना जो है मैट्रिक लगा दिया, लेकिन फिर मैनेजमेंट ने टाइम दिया उनको 2 साल का, और जब वो 2 साल पूरे हो गए मैनेजमेंट उनको निकाल के बाहर कर दिया, तो वो उनके साथ ज्यादती भी। और अभी इस गवर्नमेंट में या इस मैनेजमेंट में जो है नए उनको FIA के वो लेटर, लेकिन उसके लिए भी मुस्लिम लीग नून जो है काम कर रही है, उन्होंने उनको जो है इस सिलसिले में वो FIA से बात की है। सैयद शरीफ साहब, आप कोई अहम बात बताना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि एक कॉल आ गई थी जी, उस वजह से आपकी बात मुनक़ता हो गई थी। सदारती ऑर्डिनेंस की मैं बात कर रहा था। उस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है साफ कि आप 20 साल सर्विस जिसकी पूरी ना हो, कोई किसी भी स्कीम के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता, ना उसको इदारा दे सकता है। मगर यहाँ पे जो है 10-10 साल भी नहीं हुए थे जिनको, हमारी कुछ बहनें ऐसी थीं जो कराची में रहती थीं या इस्लामाबाद में रहती थीं, उनको उठा करके इस्लामाबाद ट्रांसफ़र, इस्लामाबाद वालियों को कराची ट्रांसफ़र, इसी तरीके से हमारे भाइयों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इस पैनिक की वजह से लोगों ने जो है ना, एम्प्लॉइज़ ने फिर VSS की स्कीम को अवेल किया, सिर्फ इस पैनिक की वजह से। और आप ऑन द रिकॉर्ड देख लें कि ये आखिरी 2-3 दिन जो थे ना VSS के स्कीम एंड होने के, ये 2-3 दिन के दौरान ही जो है ना ये सब 1924 लोगों ने बनाया। एक बात को एक और यहाँ पे आपको ऐड कर दूं, देखें 29 दिसंबर इसकी आखिरी डेट, उन्होंने पहले 22 दिसंबर रखी, फिर 29 दिसंबर रखी, तो 22 दिसंबर तक, 7 दिसंबर से 22 दिसंबर तक सिर्फ 300 मुलाजमीन ने ये VSS की स्कीम ली। जब इन्होंने देखा कि मैनेजमेंट ने देखा कि ये तादाद पूरी नहीं हो रही, उन्होंने 22 दिसंबर का लेटर निकाल के एक्सटेंड करके फिर 29 दिसंबर कर दी। अब 29 दिसंबर तक भी इनकी तादाद पूरी नहीं, तो इन्होंने एक MSS मैंडेटरी सेपरेशन स्कीम जो निकाली, जो मैंने आपको कॉपी भी भेजी हुई है, वो आप दिखा सकते हैं आवाम को। उसमें उन्होंने ये लिखा कि जो अगर आपने ये स्कीम अवेल नहीं करी तो आपको 3 साल, आपकी 3 साल वो आपकी जो है वो ACR की बेस पे आपको जबरी 3 साल की तनख्वाह, 3 महीने की तनख्वाह देकर रिटायर कर दिया जाएगा, और आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे अगर आपने ये स्कीम अवेल नहीं करेगी। MSS ऑर्डर आपके पास है, जो साइन हुआ है, जो इस वक्त के GMHR के हैं उनके साइन हुए हुए, ठीक है, GMHR अतहर हुसैन के साइन हुए उसके ऊपर, तो और इस वक्त वो मौजूद हैं, उनके साइन हुए में उन्होंने साइन किया, और MSS का वो ऑर्डर फिर शाम को जो है वो मनसूख हो जाता है, यानी डराने के लिए। जब देखा जाता है कि BSS के लोगों ने बड़ी तादाद में अप्लाई कर दिया तो वो MSS विड्रॉ हो जाता है, मैनेजमेंट कहती है विड्रॉ हो जाता है। यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अभी हुआ है ब्रेक का वक्त, यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ऑर्डर भी हुआ और उसको वापस लिया गया, और बहुत सी गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि जाहिर है कि जो मुलाजमीन को फारिग किया गया उनकी हमने ख़ुद भी हालत देखी है, बहुत बुरी हालत है। और इस वक्त वो बेचारी, बहुत से तो बीमार हो गए हैं, बहुत से हार्ट अटैक हो हुआ है, और बहुत से लोग सहनी मरीज़ बनते जा रहे हैं। तो जी आप गुफ्तगू कर रहे थे ऑर्डर के हवाले से। मैं ये कह रहा था कि वो MSS ऑर्डर था, मैंडेटरी सेपरेशन स्कीम, वो उन्होंने 29 दिसंबर को शाम में लाए। जब उन्होंने देखा कि बड़ी तादाद में अप्लाई कर दिया गया तो उन्होंने फिर वो विड्रॉ कर लिया। अब इसकी भी तहकीकात मैनेजमेंट ने कही थी करेंगे, लेकिन वो आज तक वो इसकी तहकीकात नहीं हुई कि उसका जिम्मेदार कौन है, कि उसकी बेसिस पे बहुत से लोगों ने जो है वो रिटायर ये जो स्कीम जो है अवेल करी। लेकिन ये रज़ाकाराना स्कीम नहीं थी, ये जबरी और
ये एक जालिमाना स्कीम थी, फ्रॉड थी, और ये एक सियासी इंतकाम था। मैंने आपसे जैसे कहा कि ये सियासी इंतकाम था जो इनको निशाना बनाया गया, हमारे लोगों को, सियासी इंतकाम था जो कि आप ये समझते हैं कि जो कि लिया गया। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा और मजदूरों के रहनुमा इखलाक हाशमी साहब। इखलाक हाशमी साहब, आपको हमारी आवाज़ आई है? इखलाक हाशमी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? इखलाक हाशमी साहब? जी जी, आवाज़ आ रही है। हाँ, इखलाक हाशमी साहब, इस वक्त हमारे साथ VSS के सदर जनाब अख्तर इस्लाम साहब मौजूद हैं। इससे पहले हमारे साथ गुफ्तगू करके जा चुके हैं अजीज़ आराइन साहब और सरदार नज़ाकत अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आज ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये PIA से जो बेरोज़गार किया गया है, क्योंकि आप भी मज़दूरों के रहनुमा हैं और आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके लिए आप लड़ते हैं, और इस वक्त आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो सर, इस हवाले से कोई बात हुई, आपके इल्म में आई कि ये PIA से जो बेरोज़गार किया गया लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बात अपना आसिफ भाई, हेलो, आवाज़ आ रही है? जी 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 जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। आसिफ भाई, बात ये कि हम पहले भी इनके साथ खड़े थे, अभी भी हम इनके साथ खड़े हैं, और जो जिनका जो हक होगा, जो हकदार होंगे, उनका हक मिलेगा। ये हमारी मुस्लिम नून की पॉलिसी है, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अभी 190 लोगों की FIR कटी थी, वो हमने रुकवा दिया है, तमाम मामला जो है ना। तो और इंशाल्लाह कमेटी हम लोग बनवा रहे हैं। हमने ख्वाजा साद रफीक साहब से कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी जो है इन दोनों केसेस, तीनों केसेस पे काम करे जो ना वो। अच्छा, साद रफ़ीक साहब से आपकी बातचीत हुई है, लेकिन ये मामला कुछ हल होता नज़र नहीं आता है और मज़ीद गंभीर होता चला जा रहा है, उस हवाले से कि आज पूरे पाकिस्तान में ये मुलाजमीन ने एहतजाज किया। यकीनन आपने ख़बरों में सुना होगा और देखा होगा, और कल अखबारात में भी ये ख़बर शाया हो जाएगी। तो सर, ये तो एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि हंगामा आराई तक ये मामला पहुंच जाए। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त आपकी ही हुकूमत है। नहीं, मैंने देखे मैंने वो एहतजाज देखा, मैं बिल्कुल लाइव एहतजाज देख रहा था लोगों का, तमाम का। और मैंने ये बात की है कि देखिए VSS वाले जो है, आप काफी लोगों ने पैसे ले चुके हैं। अब ये एक टेक्निकल मामला है, वो टेक्निकल मामले जो होते हैं वो कमेटियां बनती है, उसमें हल होते हैं सारे जो ना। ये जी जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनसे, क्योंकि ये जाहिर है यूनियन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे क्या कहना चाहेंगे, इनको किस तरह से करना चाहेंगे? देखिए मैं लेबर विंग कराची डिवीजन का सदर हूँ, और मैं उस हवाले से मैं कहूँगा, मैं इस्लामाबाद आया हूँ इसी सिलसिले के अंदर, और इंशाल्लाह हम ये को बाद इसका रास्ता निकालेंगे हम लोग ना। कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा इंशाल्लाह बिल्कुल। अल्लाह ताला PMDC में बहाल हुए, अभी PMDC में इनका कहना यह है कि PMDC भी अभी बहाल हुई है, उसमें भी 200 लोग बहाल हुए हैं मुलाजमीन PMDC के भी अभी बहाल हुए हैं, 200 लोग बहाल हुए हैं। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए मामला ये है कि VSS वालों का मामला ये है कि काफी लोगों ने पैसे ले चुके हैं, वहाँ भी लिए पैसे, लेकिन ये टेक्निकल मामला है, टेक्निकल वो एक कमेटी जब बनेगी उसमें ये मामला। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये वाकई ये बड़ा टेक्निकल मामला है, क्योंकि ये पैसे जो लिए हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करता चलूं, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। बिल्कुल आ रही है जी सर। पैसे जो हमने लिए हैं, वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये PIA की तरफ से जो मिला है, वो मेडिकल और पेंशन की मुद में मिला है, ठीक है। और उसके अलावा जो मजीद ग्रेजुएटी और PF फंड वगैरह जो मिला है, वो हमारे अपने ही पैसे होते हैं जो हमारे कटते हैं, तो वही पैसे हमें मिले। देखिए वो तमाम जो लेटर से तमाम चीजें मैंने मिनिस्ट्री को दे दी हैं, और दूसरा ये कि ये तमाम मामला जो है तरीके इंसाफ से। इखलाक हाशमी साहब, एक मसला यहाँ पे आता है कि जब आपने गोल्डन हैंडशेक ले लिया, उसके बाद आपको एक हैंडसम अमाउंट भी मिल जाता है, उसके बाद ये मराद कैसे मिल रही है? इनको मेडिकल भी मिल रहा है और दीगर मराद भी मिल रही है? नहीं मिल रही जी। मेडिकल अभी आपने बताया नहीं, मेडिकल नहीं। आपने उसको मेडिकल की पैसे का उन्होंने थोड़े पैसे दिए, मेडिकल बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दी, जो पेंशन तायात होती है मेडिकल वो बंद कर दिया। आपके सामने तो है कि मेडिकल नहीं होने के से लोग कितने मर गए, 30 लोग तो मर गए, आपके सामने तो है। तो वो हम पैसे रिटर्न करने को पैसे तो हम तैयार हैं वापस करने। इखलाक हाशमी साहब, आप क्या कहेंगे
के हवाले से ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए मेरे यार, गोल्डन शेक किसे कहते हैं? ये गोल्डन हैंडशेक नहीं था सर, ये VSS था। गोल्डन शेक इसी को कहते हैं ना कि जब आपने अपने पैसे ले लिए, आपके अपना मुलाजमत जो है बरतरफ हो, आप इनके फारिग हो। मैं इखलाक साहब आपको बताऊं कि एक गोल्डन हैंडशेक दिया गया था 1997 में, जब 1997 में जब मोहतरम जब अपना वो थे अपना हमारे चेयरमैन खाकान अब्बासी साहब थे, उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया था कि अगर आप गोल्डन हैंडशेक लेंगे तो ये मेडिकल की रकम ये है, अगर ये ले लेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, और अगर नहीं लेंगे तो मेडिकल मिलता रहेगा। वहां ऑप्शन दिए गए थे गोल्डन हैंडशेक में, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं। अतर भाई देखिए, हम आपका केस हम लड़ रहे हैं ना वहाँ पे। जी 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 बिल्कुल, आपका केस हम लड़ रहे हैं ना वहाँ पे। हमने सारी चीजें आपने भेजी है, वो तमाम चीजें मिनिस्ट्री को दे दी हमने ना। और कल हमारी वहाँ पे इरफान बलोच से बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है, जो ख्वाजा साद रफीक की तरफ से अपना मिनिस्ट्री को देखता है, एविएशन की मिनिस्ट्री को। बिल्कुल, बहुत आपकी हम शुक्रगुजार हैं इखलाक हाशमी साहब। इखलाक हाशमी साहब देखिए, और देखिए ना, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये तमाम लोगों को निकाला, ये सब कुछ किया, FIR कटी, आर्डर हुए, सारे। ठीक है इखलाक हाशमी साहब, आप मजदूरों की जंग लड़ते रहिए। मेरी बात, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अच्छा, एक तरफ जो है ना, देखे ना, मैशियत के हमारे प्रॉब्लम मसले में आप जाके मुल्क हमारा कुछ जो है सही सिमत में चला है, तो इंशाल्लाह ये मसले हल हो जाएंगे। और मैंने वाई साहब से कहा है कि कमेटी बना दें ताकि मामले को हल किया जाए। इखलाक हाशमी साहब, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, गुफ्तगू जो है वो बहुत तवील हो सकती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप तशरीफ लाए कॉल पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आखिरी में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरात ले चुके हैं, ठीक है, वो डबल मकसद यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, क्लियर कर दूँ, जो VSS की है ना, उनके साथ उन्होंने ये किया। VSS वालों के साथ उनको चंद लाख रुपए देके, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए देके मेडिकल खत्म कर दी, ताहयात मेडिकल, वही 5 साल का दिया, 60 से 65 साल, यानी कुछ पैसे दे के उनकी मराद खत्म कर दी। अब मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर अभी मामला जैसे कि ये सियासी रहनुमा जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने भी कहा और आपकी अपनी भी पेशरफ्त है, अगर अभी आपके मुतालबात नहीं माने गए तो आगे आप क्या देखते हैं? देखिए, हमारे अगर आप मुतालबात नहीं मानेंगे तो हम अपने एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे, पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे, या यहाँ पर हम शायर फैसल पर धरना देंगे, ये होगा। और प्रेस अभी सिंध हमारी जो ये सिंध असम्बली उसके सामने धरना देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आगे हम भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारे से जो मुतालबात हैं हम इसके पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि हमारे लोग मर गए, 30 लोग मर गए, अभी और भी लोग जो है आपके सामने मैंने आपको बताया अस्पताल में हैं, कुछ बीमार हैं, जहनी मरीज बन गए, क्योंकि पैसे चंद पैसे दे के उनको नौकरी से फारिग किया गया जबरी तौर पर। जी, मैं आप दोनों का, जनाब अख्तर इस्लाम साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा, सैयद शरीफ साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाते जाते सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी सरबराह हो, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी रियाया को खुश कर सके और ऐसे इदारों की तरफ खुसूसी तवज्जो दें जो कि इंटरनेशनल कहलाते हैं, वरना हमारा मुल्क जो है वो किसी और नज़रियात से जाना और पहचाना जाता है। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।